हेलो, नमस्कार दोस्तों आपका एक बार फिर से मेरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी जनरेटर यानी डिष्ट धारा जनित्र के अभिलक्षण के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डिष्ट धारा जनित्र के अभिलक्षण क्या होते हैं और उनकी उपयोगिता क्या होती है। तो दोस्तों, डिष्ट धारा जनित्र के अभिलक्षण के आधार पर ही हम लोग जनरेटर को अलग अलग वर्क के लिए, अलग अलग काम के लिए प्रयोग कर पाते हैं। इसके साथ साथ मैंने बताया था डिष्ट धारा जनित्र में मुख्य रूप से 3 प्रकार के अभिलक्षण यानी मुख्य रूप से 3 तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स खींची जाती है। एक नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा जो होता है आपका लोड कैरेक्टरिस्टिक्स यानी लोड कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत जो है 2 प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी खींची जाती हैं, एक इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो दोस्तों, अगर आप इसके पहले वाले वीडियो आप न देखे हों तो कृपया उस वाले वीडियो को देखिए, इसके बाद ये वीडियो स्टार्ट करिए। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर के अभिलक्षण। तो दोस्तों, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर होता क्या है और इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, थोड़ी सी बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। जब हमारी डीसी मशीन, यहाँ पर एक सिंपल सा मैं आपके लिए फिगर बना दे रहा हूँ डीसी मशीन का। आप यहाँ पर देखेंगे कि यह हमारे पास एक कोई डीसी मशीन है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये डीसी मशीन को हम लोग डीसी जनरेटर या डीसी मोटर की तरह प्रयोग कर सकते हैं। इसकी ये पोल है, यानी यहाँ पर आपके मैग्नेटिक पोल दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि मैंने 4 पोल बना दिया। अब इसी मैग्नेटिक पोल पर दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, फील्ड वाइंडिंग करते हैं। ऐसे आप मैग्नेटिक पोल पर आप क्या करते हैं, फील्ड वाइंडिंग करते हैं और इसी फील्ड वाइंडिंग को आप लोग जो है क्या करते हैं, डीसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। यहाँ से डीसी सप्लाई से फील्ड वाइंडिंग को कनेक्ट करते हैं। तो इसी फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई से कनेक्ट करना एक्साइटेशन कहलाता है, एक्साइटेशन कहलाता है। तो दोस्तों, ये जो एक्साइटेशन होता है इसी को हम लोग हिंदी में उत्तेजित या उत्तेजन कहते हैं हम लोग जो है। तो दोस्तों, उत्तेजन मतलब हम लोग फील्ड वाइंडिंग को क्या करते हैं, एक्साइट करते हैं। और जब फील्ड वाइंडिंग में करंट बहती है तो इसका फ्लक्स पैदा होता है, जो कि मशीन के अंदर इस तरह से फ्लक्स चारों तरफ क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब यह फ्लक्स जो होता है, यहाँ पर आर्मेचर होता है। आर्मेचर के कंडक्टर जो है फ्लक्स को काटते हैं, तो फैराडे के नियम के अनुसार आर्मेचर के कंडक्टर में ईएमएफ पैदा होता है। और जब यह ईएमएफ जो होगा, जो भी हमारे आर्मेचर के अक्रॉस ईएमएफ पैदा होगा, अगर यहाँ पर लोड न लगाया जाए तो उसी ईएमएफ को हम लोग क्या कहते हैं, जनरेटेड ईएमएफ कहते हैं या आर्मेचर के अक्रॉस ईएमएफ कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एक सर्किट आपको दिखाई गई है पृथक उत्तेजित सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर के अभिलक्षण के लिए। पृथक का मतलब क्या होता है, जब ये फील्ड वाइंडिंग को, ये जो आपको फील्ड वाइंडिंग दिख रही है इस मशीन में, जो फील्ड वाइंडिंग दिख रही है, जिसको हम लोग यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ये हमारी क्या होती है, फील्ड वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग है। इस फील्ड वाइंडिंग को अलग से डीसी सप्लाई के द्वारा जोड़ते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पृथक उत्तेजित से, मतलब पृथक उत्तेजित यानी इंग्लिश में कहते हैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। और हम लोग उसके अभिलक्षण को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर उसका इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह हमारी जो होती है, यह हमारी क्या है, फील्ड वाइंडिंग है। यह हमारी क्या है, फील्ड वाइंडिंग है। यह हमारी फील्ड वाइंडिंग का रजिस्टेंस है, जिसको RSE कह सकते हैं, यानी ये फील्ड वाइंडिंग का रजिस्टेंस है, जो कि इसके सीरीज में लगा होता है। तो ये फील्ड वाइंडिंग का रजिस्टेंस है और इस फील्ड वाइंडिंग को हम लोग यहाँ पर DPICS यानी डबल पोल आयरन क्लेड स्विच की सहायता से यहाँ पर हम लोग डीसी सप्लाई देंगे। तो जैसे ही फील्ड वाइंडिंग में हमारी करंट बहेगी, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, फील्ड वाइंडिंग की करंट यानी IF से प्रदर्शित करेंगे या फील्ड वाइंडिंग की करंट कहेंगे। तो दोस्तों, ये फील्ड वाइंडिंग में जैसे ही आपकी करंट बहेगी, फील्ड वाइंडिंग से हमारा फ्लक्स पैदा होगा। तो यहाँ पर जो फील्ड वाइंडिंग से फ्लक्स पैदा होगा उसको हम लोग मेन फ्लक्स कहते हैं। और जो जनरेटर में EMF पैदा होता है वह होता है EG बराबर ZP∅N बाई क्या होता है आपका 60A होता है।
यानी जो जनरेटर में ईएमएफ पैदा होता है वह मेन फ्लक्स के क्या होता है, समानुपाती होता है। जैसा कि यहाँ आपको ये फाई क्या है, यहाँ पर फाई जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेन फ्लक्स कहते हैं, मेन फ्लक्स के समानुपाती होता है। तो दोस्तों यह हमारा आर्मेचर है। जैसे यहाँ पर आपको आर्मेचर दिख रहा है, इस आर्मेचर को जब हम लोग प्राइम मूवर की सहायता से यानी किसी प्रथम चालक की सहायता से घुमाते हैं तो इस आर्मेचर के अक्रॉस वोल्टेज पैदा होगा, और जब इस पर कोई लोड ना लगा हो तो उसी वोल्टेज को हम लोग नो लोड वोल्टेज कहते हैं। तो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग कब देखते हैं, जब जनरेटर पर हमारा कोई लोड न लगा हो। तो दोस्तों एक पल के लिए आप मान के चलिए कि जब भी हम लोग कोई जनरेटर डिजाइन करते हैं तो उसके जो ये जेड जो होता है, जिसको हम लोग टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर यानी आर्मेचर में चालकों की कुल संख्या और ये पोल की संख्या और ये नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, ये सब क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। और एक पल के लिए हम लोग स्पीड को भी कांस्टेंट मान कर चलें तो जो हमारा जनरेटेड ईएमएफ होगा ईजी जो होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, फाई के। और ये जो फाई होता है दोस्तों ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, आईएफ के, यानी फील्ड वाइंडिंग में बहने वाली करंट के। तो ईजी हमारा जो डायरेक्टली यहाँ से हो जाएगा किसके समानुपाती हो जाएगा, फील्ड वाइंडिंग में बहने वाली करंट के। तो एक चीज़ आप यहाँ से ध्यान रखेंगे कि जो हमारी जो है नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग डीसी सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर के लिए खींचते हैं, वह जो होता है नो लोड पर जो जनरेटेड वोल्टेज होता है और फील्ड करंट के बीच में खींचते हैं। तो दोस्तों ये कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हमें प्राप्त होती है इसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ग्राफ बनाएंगे और ये ग्राफ कुछ इस तरह का हमारा बनेगा। यह हमारा क्या होता है, एक्स एक्सिस है, यह हमारा क्या है, वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर हम लोग फील्ड करंट को लेंगे, यानी आईएफ, ये जो होती है हमारी क्या होती है, यह हमारी फील्ड करंट है। और दूसरा इस एक्स पर हम लोग लेंगे क्या भाई, यह हमारी नो लोड वोल्टेज है, जहाँ ई नॉट क्या होता है भाई, ई नॉट को हम लोग क्या कहते हैं, नो लोड वोल्टेज है। तो दोस्तों अगर आप जैसे ही फील्ड वाइंडिंग में करंट बहेगी इसके द्वारा फ्लक्स पैदा होगा, और जब आर्मेचर जो है आर्मेचर के कंडक्टर फ्लक्स को काटेंगे तो हमारा ईएमएफ पैदा होगा। तो दोस्तों जैसे जैसे हमारी फील्ड वाइंडिंग में बहने वाली करंट का मान बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा फ्लक्स का मान बढ़ेगा और जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा नो लोड पर उसका मान भी बढ़ेगा। तो अलग अलग मान के लिए हम लोग ग्राफ को देखते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग जैसे जैसे फील्ड वाइंडिंग में बहने वाले करंट के मान को बढ़ाएंगे तो उस करंट को इस अमीटर के द्वारा हम लोग नोट डाउन कर लेंगे, और जब यह आर्मेचर प्राइम मूवर के द्वारा घुमाएंगे तो यहाँ पर जो भी वोल्टेज पैदा होगा यहाँ पर एक वोल्टमीटर हम लोग लगा लेंगे, और इस वोल्टमीटर की सहायता से यहाँ पर जो भी वोल्टेज होगा उसको हम लोग पता कर लेंगे, और ये जो वोल्टमीटर होगा ये नो लोड वोल्टेज को बताएगा। तो इस तरह से हम लोग फील्ड करंट और नो लोड वोल्टेज के बीच में जब ग्राफ खींचते हैं तो हमारा ग्राफ दोस्तों कुछ इस तरह का मिलता है। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का हमारा ग्राफ मिलता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नो लोड वोल्टेज। यहाँ पर ये हमारा क्या है, नो लोड वोल्टेज। तो दोस्तों आपको देखेंगे कि कुछ समय तक हमारा ग्राफ लीनियर मिलता है, यानी रैखिक मिलता है। जैसे जैसे यानी हम फील्ड करंट का मान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा जो नो लोड पर जनरेटेड वोल्टेज है उसका मान बढ़ता जाता है। लेकिन तो एक फील्ड करंट के निश्चित मान के बाद फील्ड करंट का मान हम चाहे जितना बढ़ा लें हमारा नो लोड वोल्टेज का मान बढ़ना बंद हो जाता है। तो इस स्थिति को सैचुरेशन कहते हैं, यानी सैचुरेशन कहते हैं। इस सैचुरेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, संतृप्त होता है। और संतृप्त का मतलब क्या होता है यह मैं आपको बताना चाहूँगा। संतृप्त यानी सैचुरेशन किसी भी मशीन के लिए वह कंडीशन होती है जब किसी मशीन से फ्लक्स निकलना यानी फ्लक्स पैदा होना बंद हो जाए, उस स्थिति को हम लोग सैचुरेशन कहते हैं। इसको और मैं आपको कैसे बताऊं, आप इसको थोड़ा सा समझिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं आपको कोई एक छोटा सा जो है आयरन कोर ले रहा हूँ और इस पर क्या कर दे रहे हैं, हम लोग बाइंडिंग कर दे रहे हैं, और इस बाइंडिंग को हम लोग क्या करेंगे, डीसी सप्लाई के द्वारा हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे ऐसे। और ये इसमें डीसी सप्लाई से जैसे ही जोड़ेंगे इसमें क्या होगी, करंट बहेगी। तो दोस्तों इसमें करंट जैसे ही बहेगी यह पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, हमारा मैग्नेट बन जाएगा। और जब मैग्नेट बन जाएगा तो यहाँ से फ्लक्स पैदा होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। यहाँ से हमारा क्या होगा, फ्लक्स पैदा होगा। तो दोस्तों
यानी ये फ्लक्स का मान जो होगा इसको हम लोग फाई से प्रदर्शित करेंगे और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के होगा। तो आई का मान हम लोग जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे फ्लक्स का मान बढ़ता जाएगा, लेकिन तो आई के एक निश्चित मान के बाद इससे इस जो है जो भी सिस्टम आपने मैग्नेटिक सिस्टम बनाया इसके द्वारा फ्लक्स का मान बढ़ना बंद हो जाएगा, चाहे जितना आप आई का मान बढ़ा लें। तो इसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, सैचुरेशन कहते हैं, यानी संतृप्त अवस्था कहते हैं। और जब हमारा जो कोर होता है, जो मैग्नेटिक पोल होते हैं, यहाँ पर जैसे कि आपको मैग्नेटिक पोल दिखाई दे रहा है, ये 4 मैग्नेटिक पोल दिखाई दे रहे हैं, जब इसमें ये सैचुरेट हो जाएंगे तब आप करंट का मान यानी फील्ड वाइंडिंग में जो बहने वाली करंट है इसका मान चाहे जितना बढ़ा लें, इसे निकलने वाला फ्लक्स क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। और जब फ्लक्स का मान कांस्टेंट हो जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब फ्लक्स कांस्टेंट हो जाता है तो जनरेटेड वोल्टेज भी क्या हो जाता है, हमारा कांस्टेंट हो जाता है। तो कुछ ग्राफ हमारा इस तरह से मिलता है। तो हमारा नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर के लिए ऐसा ही होता है। और मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि जितने प्रकार के हमारे डीसी जनरेटर होते हैं, चाहे वो डीसी सीरीज जनरेटर हो, चाहे डीसी शंट जनरेटर हो, चाहे हमारे कंपाउंड जनरेटर हो, सबके लिए हमारे जो नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स है कुछ इसी तरह की मिलती है, इसी टाइप की मिलती है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो भी जिस प्रकार के भी हमारे जनरेटर होते हैं उसमें नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स यानी नो लोड का जो अभिलक्षण हम लोग प्राप्त करते हैं वह लगभग एक समान होता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि यह आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे लोड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के लिए, चूँकि लोड कैरेक्टरिस्टिक्स दो तरह से खींची जाती है, एक हमारे इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और दूसरा एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक खींचेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि मशीन के अंदर वोल्टेज ड्रॉप कहाँ कहाँ होते हैं, और इसी वोल्टेज ड्रॉप के कारण हमारे टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है, कम हो जाती है। यानी जो नो लोड पर वोल्टेज पैदा होती है उसका मान फिर क्या हो जाता है, वोल्टेज ड्रॉप के कारण कम होने लगता है। तो दोस्तों ये नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग, ये जो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ये दो तरह से होती है। एक हमारी जो होती है, एक हमारा इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा क्या होता है, हमारा एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस ग्राफ से अगर आप देखेंगे तो ये नो लोड वोल्टेज है, और ये नो लोड वोल्टेज जो होता है वह अपने मैक्सिमम मान पर, जितना भी उसको पैदा होना है वह अपने मैक्सिमम मान पर पैदा हो रहा है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखा देंगे, ये हमारा क्या है, नो लोड वोल्टेज है, यह नो लोड वोल्टेज है। अब इस नो लोड वोल्टेज के कारण यह नो लोड वोल्टेज है। अब जैसे ही हम लोग जनरेटर पर यहाँ पर लोड लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, या इस टर्मिनल पर हम लोग लोड लगाएंगे, तो लोड लगाने से इसमें क्या होगी, करंट बहेगी, यानी इसके आर्मेचर में क्या होगी, करंट बहेगी। तो आप यहाँ पर लोड लगा देंगे। आप जैसे कि यहाँ पर लोड लगाकर इनके टर्मिनल को, यानी T1 और T2 टर्मिनल को आप क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। इसको जैसे ही शॉर्ट करेंगे तो इसमें हमारी करंट बहेगी, और जब ये करंट बहेगी तब उस समय हमारी जो आर्मेचर करंट होगी वह जीरो नहीं होगी, इसका हमें कुछ ना कुछ मान प्राप्त होगा दोस्तों। तो अब जो है इस आर्मेचर करंट इसमें बहेगी तो इस आर्मेचर के रेजिस्टेंस के कारण इसमें कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा, यानी आर्मेचर में कुछ ड्रॉप होगा और टर्मिनल पर हमारे जो है वो कम वोल्टेज मिलेगी। तो इसको, इसी ड्रॉप को हम लोग क्या कहते हैं, हम यहाँ पर आप लोग ऐसे दिखा सकते हैं। यानी एक जो है आपका डिक्रीज जो होगा लाइन आपको मिलेगी जो है, जो कि नो लोड वोल्टेज से कुछ नीचे होगी, और ये लाइन हमें क्या बताएगी, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये आर्मेचर रिएक्शन को बताएगी, आर्मेचर रिएक्शन को बताएगी। तो दोस्तों ये आर्मेचर रिएक्शन कहाँ से होता है, जैसे ही आप लोड लगाते हैं ना, तो लोड लगाने के बाद हमारा आर्मेचर रिएक्शन भी होता है, क्योंकि जैसे ही आप डीसी मशीन पर या डीसी जनरेटर पर लोड लगाते हैं इसके आर्मेचर में करंट बहती है, और आर्मेचर करंट के कारण आर्मेचर का जब फ्लक्स पैदा होगा तो इस आर्मेचर का फ्लक्स जो होगा मेन फ्लक्स को प्रभावित करेगा। यानी आर्मेचर का फ्लक्स जब मेन फ्लक्स को प्रभावित करेगा तो मेन फ्लक्स हमारा कम हो जाएगा, और जब मेन फ्लक्स कम हो जाएगा तो जनरेटेड वोल्टेज हमारे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो जो जनरेटेड वोल्टेज है वह कम होगा। पहले यहाँ पर मिल रहा था, अब जो है आपको कुछ यहाँ पर इस लाइन पर आपको ये जनरेटेड वोल्टेज आपको मिलेगा। इसके बाद जो है ये आर्मेचर रिएक्शन के कारण हमारा क्या है, ड्रॉप है। ये आर्मेचर रिएक्शन के कारण हमारा क्या है, ड्रॉप है। और ये आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो ड्रॉप होता है इसको हम लोग कहते हैं इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटरनल
कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। और दूसरा जो होता है हमारा आर्मेचर के रजिस्टेंस के कारण जो ड्रॉप होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। तो ये भी ड्रॉप कुछ इसी फॉर्म में हमको नीचे ही मिलता है। यहाँ पर हमारा आर्मेचर के रजिस्टेंस के कारण जो ड्रॉप मिलता है इसको हम लोग RA से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो ड्रॉप हमको मिलता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक DC जनरेटर का देखते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये समझ में आया होगा कि हम लोग सेपरेटली एक्साइटेड DC जनरेटर का अभिलक्षण कैसे खींचते हैं। आपको भी डिस्क धारा जो भी जनित्र होते हैं उसका अभिलक्षण खींचने के लिए आना चाहिए। मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूँगा सारी चीज़ें। यह हमारे लिए एक सेपरेटली एक्साइटेड DC जनरेटर का एक इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम को दिखाया गया है। इसमें जो फील्ड वाइंडिंग है इसको अलग से एक DC सोर्स के द्वारा कनेक्ट किया गया है और DPICS यानी डबल पोल आयरन क्लेड स्विच के द्वारा, ये हमारी एक स्विच है जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से सप्लाई को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और ये हमारा फील्ड वाइंडिंग का रजिस्टेंस है, इसके द्वारा हम लोग फील्ड वाइंडिंग में बहने वाले करंट को नियंत्रित कर सकते हैं, यानी फील्ड वाइंडिंग में करंट के मान को चेंज कर सकते हैं। ये हमारा अमीटर है जो फील्ड वाइंडिंग में बहने वाली करंट को बताएगा और ये हमारी खुद की फील्ड वाइंडिंग है। उसके बाद जो है इसको हमने अलग से DC सोर्स के द्वारा लगा दिया है। यह हमारा आर्मेचर है। आर्मेचर में पहले हमारी नो लोड यानी T1 और T2 दोनों टर्मिनल ओपन थे, तो हम लोग नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स और नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स को ही हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, OCC कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, OCC कैरेक्टरिस्टिक यानी ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं, या इसी का नाम होता है मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, या इसी का नाम होता है जीरो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये अलग अलग नामों से जाना जाता है। उसी तरह से दोस्तों हम लोग नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स देखें। उसी तरह से दोस्तों हम लोग लोड कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें। लोड कैरेक्टरिस्टिक्स दो तरह से खींची जाती हैं, एक हमारा इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा हमारा एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग आर्मेचर रिएक्शन को कंसीडर करते हैं और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको कंसीडर करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह पृथक उत्तेजित सेपरेटली एक्साइटेड DC जनरेटर के जो अभिलक्षण हैं यह समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे DC सीरीज जनरेटर के अभिलक्षण, यानी DC सीरीज जनरेटर के जो अभिलक्षण होते हैं वह कैसे होते हैं और इसको हम लोग कैसे खींचते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे DC सीरीज जनरेटर के अभिलक्षण यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DC सीरीज जनरेटर। तो दोस्तों DC सीरीज जनरेटर क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो DC सीरीज जनरेटर होते हैं उसमें जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है वह आर्मेचर के सीरीज में लगी होती है। कैसे लगी होती है आपको मैं दिखाना चाहूँगा। यह हमारा क्या होता है, आर्मेचर है। इस आर्मेचर के सीरीज में हमारे क्या होती है, ये फील्ड वाइंडिंग लगी होती है जिसको सीरीज फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। यह हमारी सीरीज फील्ड वाइंडिंग है और इसका जो रजिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, RSE से प्रदर्शित करते हैं। और ये हमारा क्या होता है, टर्मिनल होता है। बस इतना ही होता है। यह आपका जो होता है आर्मेचर होता है और आर्मेचर को हम लोग क्या करते हैं, बाहर से शाफ्ट के माध्यम से घुमाते हैं। यह ब्रश है, यह आपको ब्रश दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर आर्मेचर का रेजिस्टेंस होता है जिसको RA से प्रदर्शित करते हैं और आर्मेचर के क्रॉस जो वोल्टेज पैदा होता है उसको EG से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों इतनी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगर टर्मिनल पर आपने लोड लगाया है तो यहाँ पर लोड लगाया है तो लोड के क्रॉस जो वोल्टेज मिलती है उसको हम लोग टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। और जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग में करंट बहती है उसको ISE से प्रदर्शित करते हैं और जो आर्मेचर में करंट बहती है उसको IA से प्रदर्शित करते हैं। तो चूंकि ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में लगी होती है इसलिए DC सीरीज जनरेटर में जो IA होता है वह किसके बराबर होता है, ISE के बराबर होता है। यानी ये IA जो होता है ये आर्मेचर करंट है, ये क्या है आपका आर्मेचर करंट है। और ये ISE क्या है, ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग में बहने वाली हमारी क्या है, बहने वाली
सीरीज फील्ड वायरिंग में बहने वाली ये हमारी क्या है, करंट है। तो दोस्तों ये इतनी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो सीरीज फील्ड वायरिंग हम लोग बनाते हैं इसको मोटे तार तथा कम नंबर ऑफ टर्न के बनाते हैं। इसको भी आप नोट में कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। यानी जो सीरीज फील्ड वायरिंग होती है, सीरीज फील्ड वायरिंग आपकी जो होती है, सीरीज फील्ड वायरिंग को मोटे तार, आप हमेशा याद रखेंगे, मोटे तार तथा कम नंबर्स ऑफ टर्न के बनाते हैं। मोटे तार तथा कम नंबर ऑफ टर्न के बनाते हैं। ऐसा करने से सीरीज फील्ड वायरिंग का जो रजिस्टेंस होता है दोस्तों वह बहुत कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जो रजिस्टेंस होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, रो एल बाई ए के, यानी लंबाई के समानुपाती तथा क्रॉस सेक्शनल एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एरिया अगर ज़्यादा होगा तो रजिस्टेंस का मान क्या होगा, कम होगा। रजिस्टेंस का मान आपका क्या होगा, कम होगा। और दूसरी बात अगर आप देखेंगे, अगर लेंथ अगर कम होगा, लेंथ का मान अगर कम होगा तभी भी रजिस्टेंस आपका क्या होगा, कम होगा। तो इस तरह से आप सीरीज फील्ड वायरिंग को डिजाइन करते हैं। इसको मोटे तार तथा कम नंबर ऑफ टर्न के क्यों बनाते हैं कि क्योंकि जो सीरीज फील्ड वायरिंग होती है यह जो लोड में करंट बहती है, फुल लोड करंट को वहन करती है। अगर इसको पतला बना दिया जाए और इसका रजिस्टेंस अधिक होगा तो यह हीट होकर हमारी सीरीज फील्ड वायरिंग जल जाएगी और जनरेटर हमारा काम नहीं करेगा। तो दोस्तों इस तरह की कुछ सिनेरियो आपको डीसी सीरीज जनरेटर में देखने को मिलता है। इसके बाद हम लोग इसके अभिलक्षण को देखेंगे। तो अभिलक्षण इसका डीसी सीरीज जनरेटर का, यह सबसे पहली बात आप ध्यान रखेंगे कि डीसी सीरीज जनरेटर का जो अभिलक्षण होता है यह राइजिंग, यह क्या होता है, राइजिंग वोल्टेज टाइप होता है। राइजिंग वोल्टेज टाइप होता है। यह राइजिंग वोल्टेज टाइप का मतलब क्या है दोस्तों, राइजिंग वोल्टेज टाइप का मतलब यह होता है कि इस पर जैसे ही हम लोग लोड लगाते हैं तो इसके क्रॉस, यानी जो डीसी सीरीज जनरेटर होता है उसके क्रॉस वोल्टेज का मान बढ़ता चला जाता है। यह कैसे होता है यह आपको समझना है। तो यह यानी डीसी सीरीज जनरेटर के जो अभिलक्षण होते हैं वो राइजिंग वोल्टेज टाइप के होते हैं। तो राइजिंग वोल्टेज टाइप का मतलब क्या है कि जैसे ही इस पर लोड लगाएंगे, लोड लगाने से इस सीरीज फील्ड वायरिंग में क्या होगी, करंट बहेगी। और ये सीरीज फील्ड वायरिंग में करंट बहेगी और साथ ही साथ आर्मेचर में भी हमारी क्या होगी, करंट बहेगी। तो लोड जैसे ही आप ध्यान देंगे लगाएंगे, लोड लगाने से हमारी क्या होगी, आर्मेचर करंट बहेगी। तो जैसे जैसे लोड को आप इंक्रीज करेंगे आर्मेचर करंट का मान भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्योंकि जो आर्मेचर करंट होती है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, लोड की होती है दोस्तों। यानी हम लोड को जैसे ही इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे हमारी क्या होगी, आर्मेचर करंट का मान बढ़ेगा। तो दोस्तों आर्मेचर करंट का मान बढ़ेगा तो हम कह सकते हैं कि सीरीज फील्ड वायरिंग में बहने वाले करंट का मान भी बढ़ेगा। और जब सीरीज फील्ड वायरिंग में बहने वाली करंट का मान बढ़ेगा तो सीरीज फील्ड वायरिंग ऐसे लिख लीजिए, इसका मान बढ़ेगा तो हमारी किसका मान बढ़ेगा, ISE, यानी सीरीज फील्ड वायरिंग में बहने वाली करंट का मान बढ़ेगा। और जब सीरीज फील्ड वायरिंग में बहने वाली करंट का मान बढ़ेगा तो दोस्तों ये सीरीज फील्ड वायरिंग से जो फ्लक्स हमारा पैदा होगा उसका मान भी बढ़ेगा। और जब फ्लक्स का मान बढ़ेगा, आप यहाँ से देखिए, जब फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो हमारा जो जनरेटेड EMF है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि फ्लक्स का मान बढ़ने से हमारा जो जनरेटेड EMF है EG का मान बढ़ता है। क्योंकि EG जो होता है, मैंने आपको अभी बताया है कि समानुपाती होता है किसके, फाई के, यानी जो फील्ड वायरिंग से फ्लक्स निकलता है उसके समानुपाती होता है। क्योंकि EG बराबर होता है ZP फाई N बाई क्या होता है, 60E होता है। और इसको हम लोग वोल्ट में लिखते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों आप हमेशा याद रखेंगे कि डीसी सीरीज जनरेटर पर हम लोग लोड लगाते हैं तो लोड लगाने से इसका टर्मिनल वोल्टेज बढ़ता है। तो सबसे पहली बात कि हम लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। तो पहला हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स इसको देखेंगे, नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स, नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो नो लोड हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स खींचेंगे दोस्तों, यह हमारी जो होगी
नो लोड जब यहाँ पर हमारे कोई, यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जो हम लोग नो लोड कैरेक्टरिस्टिक खींचेंगे, यानी यहाँ पर कोई लोड नहीं लगा होगा। नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग किसके किसके बीच खींचते हैं, जब इस आर्मेचर पर कोई लोड न लगा हो तब उस समय, यानी आर्मेचर करंट, जैसे आप यहाँ पर देखिए आर्मेचर करंट और जो है हमारा नो लोड पर जो वोल्टेज पैदा होगा उसके बीच में हम लोग खींचते हैं। तो दोस्तों यह कैरेक्टरिस्टिक्स आपको कुछ यहाँ से मिलना प्राप्त होती है, कुछ इस तरह की, और ये जो होता है आपका नो लोड वोल्टेज कुछ यहाँ पर आपको मिलता है। यह कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ से क्यों मिलती है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक वोल्टेज मिलता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेजिडुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ या अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण डीसी जनरेटर में वोल्टेज पैदा होता है। दोस्तों यह अवशिष्ट चुंबकत्व क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी हमारे मैग्नेटिक पोल होते हैं उसमें कुछ न कुछ जो है मैग्नेट की प्रॉपर्टी पहले से ही रहती है। जब उसमें यानी जब फील्ड वाइंडिंग में कोई करंट नहीं बहती है तो हमारे जनरेटर में वोल्टेज को पैदा यानी इंड्यूस्ड करने के लिए अवशिष्ट चुंबकत्व यानी रेजिडुअल मैग्नेटिज्म का होना नितांत आवश्यक होता है। अगर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म नहीं है तो डीसी जनरेटर हमारा वोल्टेज बिल्डअप नहीं कर सकता है। तो यह जो वोल्टेज आपको यहाँ पर कुछ दिख रहा है, इसको हम जो वोल्टेज मिलता है यह रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण हमें वोल्टेज मिलता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, आर का मतलब रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण जो हमारा वोल्टेज पैदा हो रहा है उसको ई आर से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर जो वोल्टेज हमें मिलेगा ई नॉट हम लोग प्रदर्शित करेंगे, और ये क्या होता है, हमारा नो लोड वोल्टेज होता है, नो लोड वोल्टेज होता है। दोस्तों इसके पहले ही मैंने आपको बताया कि नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स लगभग से भी डीसी जनरेटर का क्या होता है, एक समान होता है। और यहाँ पर देखिए कि यह बढ़ता हुआ हमें प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या कह रहे हैं, राइजिंग वोल्टेज टाइप कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। क्योंकि जब भी हम लोग जनरेटर पर लोड लगाते हैं तो लोड लगाने से सीरीज फील्ड वाइंडिंग में जो करंट बहती है उसके कारण सीरीज फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स, सीरीज फील्ड वाइंडिंग से निकलने वाले फ्लक्स का मान बढ़ता है और हमारा जनरेटेड वोल्टेज का मान बढ़ता है। वहीं पर दोस्तों इसी के जस्ट नीचे हमको एक ग्राफ और मिलेगा, और यहाँ पर ये ग्राफ जो होगा वह हमें आर्मेचर रिएक्शन को बताएगा, आर्मेचर रिएक्शन को बताएगा। और ये आर्मेचर रिएक्शन के कारण हमारा कुछ ना कुछ मशीन में लॉस होगा, कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा। तो ये क्या होता है, हमारा आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो ड्रॉप मिलता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। इसको हम लोग इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। और यहीं पर साथ ही साथ हमें एक और ग्राफ प्राप्त होगा, जिसको ये ग्राफ हमें किसके कारण मिलेगा, आर्मेचर का रेजिस्टेंस और आर्मेचर में बहने वाली करंट के कारण। और यह जो होगा आर्मेचर के कारण जो होगा ड्रॉप को बताएगा, यानी आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण ड्रॉप को बताएगा। और ये जो होगा हमारा कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स को बताएगा, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स को बताएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे खींची जाती है यह आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा कि डीसी सीरीज जनरेटर के अभिलक्षण कैसे होते हैं। तो सबसे पहली बात आप ध्यान रखेंगे कि इसका अभिलक्षण राइजिंग वोल्टेज टाइप होता है। राइजिंग वोल्टेज टाइप का मतलब ये होता है कि लोड लगाने से टर्मिनल वोल्टेज का मान क्या होता है, बढ़ता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, राइजिंग वोल्टेज टाइप कहते हैं। यानी इसका जो अभिलक्षण होता है राइजिंग वोल्टेज टाइप का होता है। और इसको और अच्छे से समझने के लिए ये डीसी सीरीज जनरेटर का एक जो है सर्किट डायग्राम दिखाया गया है। इसमें जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर के सीरीज में लगी हुई आपको दिख रही है, और यहाँ पर लोड आप कनेक्ट किए हैं, और यहाँ पर जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग में करंट बहेगी वह आर्मेचर के बराबर होगी, क्योंकि डीसी सीरीज जनरेटर में जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग में करंट बहती है वह वही जो होती है आर्मेचर करंट होती है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह सीरीज फील्ड वाइंडिंग में बहने वाली करंट है और यहाँ पर आर्मेचर करंट है। उसके बाद नोट में आपको मैंने बताया कि जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है उसको मोटे तार तथा कम नंबर ऑफ टर्न के बनाते हैं। ऐसा करने से इसका रेजिस्टेंस कम होता है, क्योंकि जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है वह टोटल
लोड करंट को क्या करती है, वहन करती हैं। और दोस्तों जैसा कि यहाँ पर आपको मैंने बताया कि जो लोड होता है, लोड की वजह से हमारी आर्मेचर करंट बहती है। विदाउट लोड यानी बिना लोड के हमारी आर्मेचर करंट नहीं बहती है। यानी जो हमारी आर्मेचर करंट होती है वो लोड के समानुपाती होती है। अगर लोड का मान 0 होगा यानी कोई लोड नहीं लगा होगा तो आर्मेचर करंट का मान भी क्या होगा, 0 होगा। और उस समय हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स खींची जाएगी उसको नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स या जो है शून्य भार अभिलक्षण कहेंगे। तो यह हमारी लोड के समानुपाती हमारी आर्मेचर करंट होती है। और लोड बढ़ेगा तो आर्मेचर करंट बढ़ेगी और आर्मेचर करंट बढ़ेगी तो हमारी सीरीज फील्ड वाइंडिंग में बहने वाले करंट का मान भी बढ़ेगा। क्योंकि इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर इसको संशोधित आप कर सकते हैं कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग में जैसे ही करंट का मान बढ़ेगी तो फ्लक्स बढ़ेगा, क्योंकि जो फ्लक्स होता है वह सीरीज फील्ड वाइंडिंग में बहने वाले करंट के समानुपाती होता है। ऐसे आप लिख सकते हैं। तो यह फ्लक्स का मान बढ़ेगा और फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो हमारा जनरेटेड ईएमएफ का मान बढ़ेगा। तो जब भी लोड लगाएंगे तो हमारा जनरेटेड वोल्टेज का मान बढ़ता है। ये हमें इस डीसी सीरीज जनरेटर के अभिलक्षण से हमें प्राप्त होता है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आए तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि डीसी शंट जनरेटर के कैरेक्टरिस्टिक्स और कंपाउंड जनरेटर के कैरेक्टरिस्टिक्स। थैंक यू, धन्यवाद।